नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे दोस्तों चैप्टर है दोस्तों 21वां वनस्पति एवं दोस्तों वन्य जीव। और दोस्तों इस चैप्टर में आज हम लगभग दोस्तों आपके 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और इससे संबंधित दोस्तों आपके पार्ट 2 भी अपलोड होगा। वो भी दोस्तों अभी अपलोड हो जाएगा आपके थोड़ी देर में। पार्ट 2 भी अपलोड होगा। और दोस्तों उस पार्ट 2 में जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वो दोस्तों जितने भी हैं उन सभी का दोस्तों हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों उनमें से यानी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से दोस्तों आपके 1 से 2% दोस्तों आने की पूरी संभावना है, इसलिए उनका अलग सेपरेट वीडियो आएगा। इससे पहले दोस्तों हम 20 चैप्टर को पूरे विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकारों में निम्न को दोस्तों सम्मिलित करो। यानी ये आपके क्षेत्र हैं और ये आपके हैं दोस्तों आपके वनस्पति के प्रकार। अब हिमालय पर्वत क्षेत्रों में दोस्तों आपके किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र की बात करें तो इसमें पाए जाते हैं आपके दोस्तों मैंग्रोव वन। और दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आपके कांटेदार वनस्पति और दोस्तों झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये सभी है दोस्तों आपके सम्मिलित। अब दोस्तों भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकारों की बात करें तो ये दोस्तों आपके 5 प्रकार की, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। 4 प्रकार तो ये हो गए दोस्तों। एक है दोस्तों आपके 5 प्रकार वालांचली या फिर अनूप वन। कौन सा? वालांचली या फिर अनूप वन। ये दोस्तों आपके 5 प्रकार है और ये आपके 4 प्रकार ये हो गए। तो ये सभी दोस्तों सम्मिलित है और ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और ऐसे ही प्रकार के दोस्तों आपके प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों जहाँ पर दोस्तों तापमान क्या हो 22 डिग्री सेल्सियस या उससे दोस्तों क्या हो अधिक हो, और जहाँ पर दोस्तों आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। अब दोस्तों आपको वनस्पति या वनों के ये नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि दोस्तों आपके प्रश्न इनमें से बनने की संभावना पूरी है। तो रोजवुड, महोगनी और एनी यानी उपयुक्त सभी, ये सभी दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। अब दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में आपको अर्ध सदाबहार वन भी आपको याद करने होंगे। और दोस्तों अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो ये है दोस्तों आपके साइडर और झेलक और दोस्तों केल। ये क्या है? ये दोस्तों आपके अर्ध सदाबहार वन। तो इसका तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन द, यानी ये जो सभी है रोजवुड, महोगनी और एनी, ये सभी आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दोस्तों बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन सा है, तो ये दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 5वां प्रश्न, निम्न में से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इनमें से दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से हैं? अब दोस्तों अगर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करें तो ये होते हैं दोस्तों आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है दोस्तों आपके आर्द्र
पर्णपाती वन, और दूसरे की बात करें तो दूसरा हो दोस्तों आपके शुष्क पर्णपाती वन। अब दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में आपके आर्द्र पर्णपाती वन। और दोस्तों आपके शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो ये दोस्तों आपके 70 से 100 सेंटीमीटर वाले जहाँ पर वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पर इस प्रकार के वन के पाए जाते हैं। अब प्रश्न की ओर चलें तो ये तो हो गए दोस्तों आपके दो प्रकार के कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा हो गया दोस्तों आपके शुष्क पर्णपाती वन। और ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं इसकी भी दोस्तों हमने चर्चा की। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपके सागवान, साल, शीशम यानी उपयुक्त सभी। तो दो ऑप्शन आपके इसका राइट होगा आंसर। और एक और उदाहरण दोस्तों हुर्रा, क्या दोस्तों हुर्रा, ये भी आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों दो प्रकार पढ़े हमने आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन का भी दोस्तों आप उदाहरण देख लीजिए। आर्द्र पर्णपाती वन में आपके महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चंदन। अगर पूछे कि महुआ, आंवला, सेमल ये किस प्रकार के वन है, तो ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन। अब शुष्क पर्णपाती वन की भी हमने चर्चा की थी, उसके भी दोस्तों उदाहरण देख लीजिए। ये आपके तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, ये दोस्तों आपके शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन द। ये सभी है दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे छठा प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो अ ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों सातवां प्रश्न, ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखने में दोस्तों थोड़ा बड़ा प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक ऊंचाई तक की उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में आपके 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है। अब प्रश्न का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पश्चिमी हिमालय में आपके वनस्पतियाँ 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, लेकिन पूर्वी हिमालय में दोस्तों आपके 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलती है। ये एक ही पर्वत श्रेणी है, लेकिन इस प्रकार की विविधता क्यों पाई जाती है। तो इसका सीधा सा कारण है दोस्तों, इस प्रकार की विविधता पाए जाने का कारण है आपके पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। ये आपके दोस्तों आपके इसका कारण है विविधता का। तो स ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। यानी पूर्वी हिमालय में पश्चिमी की अपेक्षा क्या होती है, वर्षा, मानसूनी वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण अधिक ऊंचाई पर आपके पूर्वी हिमालय में वनस्पतियाँ मिलती है। तो स ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वन को क्या कहा जाता है। आसान सा प्रश्न और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में आपके पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों आपके मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करो। यानी ये लक्षण दे रखे हैं और ये किस प्रकार की वनस्पति के आपके लक्षण है। तो ये लक्षण कौन से हैं दोस्तों, ये आपके ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है, तो ये हो गया लक्षण। ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ये हो गया। और सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये किस प्रकार के वन है दोस्तों, तो ये है आपके मैंग्रोव वन। किस प्रकार के मैंग्रोव वन, और ये दोस्तों आपके अंडमान निकोबार, भारत में दोस्तों बात करें तो अंडमान निकोबार और दोस्तों आपके पश्चिमी बंगाल के डेल्टाई जो क्षेत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सुंदरवन डेल्टा, और इन क्षेत्रों में दोस्तों आपके ये मैंग्रोव वन पाए
जाते हैं। तो 100 ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। और मुख्यतः इसका लक्षण है दोस्तों आपके डेल्टाई क्षेत्रों में। कहाँ पर दोस्तों? ये मुख्यतः डेल्टाई या दलदली क्षेत्रों में आपके देखने को मिलते हैं या इन क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं। तो 100 ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा 90% का। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 100 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इनमें से कौन से भागों में आपके डेल्टाई वन? तो गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों आपके ये आपके मैंग्रोव वन इन सभी क्षेत्रों में डेल्टाई क्षेत्रों में दोस्तों आपके पाए जाते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 यानी 2 ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में आपके इन सभी नदियों के डेल्टाई भागों में आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो 2 ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दोस्तों हमारे भारत की पहली वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर वन रिपोर्ट की, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की, तो ये दोस्तों वर्तमान में प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों प्रकाशित होती है आपके ISFR द्वारा। और दोस्तों वर्तमान की बात करें यानी 2021 में ये आपके रिपोर्ट प्रकाशित हुई पिछले वर्ष। ये थी दोस्तों आपके 17वीं वन रिपोर्ट। कौन सी थी दोस्तों? 17वीं वन रिपोर्ट। अगर प्रश्न बने कि 2021 में कौन सी वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो ये हुई दोस्तों आपके 17वीं वन रिपोर्ट। और ये प्रत्येक 2 वर्ष में आपके प्रकाशित होती है। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि भारत की पहली वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो पहली हुई दोस्तों आपके 1987 में। और 17वीं कब हुई? 17वीं पिछले वर्ष यानी 2021 में आपके 17वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पहली वन रिपोर्ट भारत की है जो 1987 में प्रकाशित हुई। चलते हैं हमारे दोस्तों अगले 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई? ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई? तो स्वतंत्र भारत की बात करें दोस्तों तो ये हुई दोस्तों आपके 1952 में। कब हुई दोस्तों? 1952 में। और दोस्तों स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो दोस्तों 1855 में। कब? 1855 में दोस्तों आपके लॉर्ड डलहौजी ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा वनों से संबंधित संरक्षण नियम बनाए गए स्वतंत्रता से पहले आपके 1855 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1894 में। कब दोस्तों? आपके 1894 में आपके लॉर्ड ऑल्गिन, किसके द्वारा? गवर्नर लॉर्ड ऑल्गिन सेकंड द्वारा वन नीति बनाई गई। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर प्रश्न बने कि स्वतंत्रता के पहले वन नीति कब बनाएगी, तो ये बनेगी आगे 1894 में। किसके द्वारा बनेगी? लॉर्ड ऑल्गिन सेकंड द्वारा। और दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात या फिर स्वतंत्रता की पहली वन रिपोर्ट आपके 1952 में लागू हुई। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद इसमें संशोधन किया गया दोस्तों आपके 1988 में। कब संशोधन किया गया? 1988 में। ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, अभी हमने की थी चर्चा की 1855 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा वन से संबंधित संरक्षण के नियम बनाए गए। कब बनाए गए? 1855 में। और ये बनाए गए किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लेकिन दोस्तों 1894 में लॉर्ड ऑल्गिन द्वारा वन नीति बनाई गई। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इससे आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। और स्वतंत्र भारत की पहली वन रिपोर्ट आपके 1952 में, और इसमें संशोधन किया गया दोस्तों आपके 1988 में। तो 2 ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण कितना है? तो ये है दोस्तों आपके 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। तो अ ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा।
कितना है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और ये दोस्तों प्रश्न बने कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये है दोस्तों आपके 11.7%। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बने कि कुल कितना प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्र का, तो ये है दोस्तों आपके 21.7%। और कुल कितने क्षेत्र में है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर आपके क्षेत्रफल पर वनावरण है। किसके अनुसार, 2021 के अनुसार। अब 2019 की बात करें, यानी पिछली रिपोर्ट जो थी आपके 16वीं रिपोर्ट, तो 2021 की कौन सी थी दोस्तों, इसकी हमने चर्चा की, ये थी दोस्तों आपके 17वीं रिपोर्ट। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 7,12,249 वर्ग किमी पर दोस्तों आपके वनावरण है। यानी इसमें दोस्तों अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में दोस्तों जो नई रिपोर्ट है 2021 की, उसमें दोस्तों वनों के क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है। और 2019 की दोस्तों के अनुसार आपके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, 21.67%। कितना था दोस्तों, 21.67%। ये किसके अनुसार, ये 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार। ये वो वाला ऑप्शन है ना, ये 2019 की वन रिपोर्ट का आपके भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है। तो इसका तो सही उत्तर क्या होगा, हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 14 प्रश्न, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य। तो 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दोस्तों वनावरण में क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। क्या की गई दोस्तों, वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और दोस्तों नागालैंड में आपके कमी दर्ज की गई। क्या की गई, कमी दर्ज। अगर कमी के बारे में पूछेंगे तो आपको ये ऑप्शन याद रखने हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड किसके अनुसार, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार। और वृद्धि का पूछे दोस्तों तो आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। हमें वृद्धि के बारे में पूछा था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 15 प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उच्चतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्तों आपके। तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में। ये आपके फर्स्ट नंबर पर है भारत में, ठीक है ना। और सेकंड की बात करें तो सेकंड है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपके छत्तीसगढ़। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है आपके दोस्तों महाराष्ट्र। और ये क्रम भी दोस्तों आपके पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यानी सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में। उसके पश्चात दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश, फिर आपके छत्तीसगढ़, फिर है दोस्तों आपके महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ओडिशा होगा। क्या होगा, ओडिशा। पांचवें नंबर पर है दोस्तों आपके महाराष्ट्र। पांचवें पे है आपके महाराष्ट्र। यानी कि फर्स्ट पे आपके मध्य प्रदेश, सेकंड पे हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पे हो गया आपके छत्तीसगढ़, और फोर्थ पे ओडिशा, और फिफ्थ पे है दोस्तों आपके महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमें पूछा था उच्चतम वन क्षेत्र वाला राज्य है, ये है आपके मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया, ये किया गया दोस्तों आपके 1972 में लागू। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य सीधा सा यही था दोस्तों कि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना, और जो अवैध शिकार होते हैं और जो तस्करी होती है दोस्तों शिकार के पश्चात, उन पर क्या करना, उन पर नियंत्रण करना, इसका उद्देश्य था। तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 17वां प्रश्न है, निम्न को सुमिलित करो। ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई। ये की गई दोस्तों आपके 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई, ये 1992 में। और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत कब की गई, ये की गई आपके 1994 में। और दोस्तों हंगुल परियोजना की शुरुआत कब की गई, ये आपकी की गई 1970 में। तो ये सभी दोस्तों आपके सम्मिलित है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, इनमें से आपके प्रश्न बन सकता है। तो ये सभी आपके दोस्तों क्या है, सम्मिलित है कि कब कब इनकी शुरुआत हुई परियोजनाओं की और प्रोजेक्ट की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा।
चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 18वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों बात करें अगर भारत की, तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई दोस्तों आपके 1986 में। कब हुई दोस्तों? 1986 में। और दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और दोस्तों एक मैप प्रोग्राम है। क्या है दोस्तों? मैप। ये दोस्तों इसका मतलब हुआ मैन एंड बायोस्फीयर, ये प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1971 में। इसकी शुरुआत कब? 1971 में यूनेस्को द्वारा की गई। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि लोगों व वातावरण के बीच संबंधों के सुधार हेतु क्या करना? वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। अब दोस्तों भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत के आपके 11 कितने दोस्तों? 11 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके दोस्तों विश्व नेटवर्क पर आपके मान्यता प्राप्त है यूनेस्को द्वारा। तो हमें प्रश्न में पूछा दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब हुई? आपके 1986 में हुई। तो मैप का भी एक थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैप जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई? ये हुई आपके 1971 में। और मैप क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों आपके लोगों व वातावरण के बीच संबंधों को सुधार हेतु दोस्तों क्या करना? वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। और भारत के दोस्तों 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैप के अंतर्गत आते हैं, जिसको मान्यता प्राप्त है यूनेस्को द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके 19वां प्रश्न है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्तों। तो चंदन वन इसकी चर्चा हम कर चुके दोस्तों। ये आपके पर्णपाती वन है। कौन सा है दोस्तों? पर्णपाती वन। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके 20वां प्रश्न है, नंदा देवी जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो नंदा देवी किस प्रांत में दोस्तों? उत्तराखंड में। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? अब दोस्तों ये आपके 10 दे रखा है इसमें उत्तर सही, लेकिन 10 नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है भूगोल की दोस्तों, उसमें दोस्तों आपके 10 दे रखा है। ये अपडेटेड नहीं है। वर्तमान की बात करें तो दोस्तों 2018 में दोस्तों कंचनजंगा को दोस्तों आपके अगस्त 2018 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। 11वां इसको दोस्तों 11वां ये बना है आपके 2018 में इसको मान्यता प्राप्त हुई। ये आपके कंचनजंगा। अभी ये दोस्तों आपके 11 कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में 11। तो द ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इसका द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर नहीं है। इतने इसमें क्या है दोस्तों? आपके 11 है अभी वर्तमान में, जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है जीवमंडल जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कितने हैं दोस्तों आपके? ये 11। और 11वां कौन सा है? ये आपके कंचनजंगा है, इसको 2018 में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके 22वां प्रश्न है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? अब दोस्तों वन नीति की हमने चर्चा की थी। तो वन नीति के अनुसार दोस्तों कितने क्षेत्रफल पर? तो आपके 33% क्षेत्रफल पर। कितने प्रतिशत दोस्तों? 33% क्षेत्रफल वनों के अधीन होने चाहिए वन नीति के अनुसार। तो अ ऑप्शन दोस्तों आपकी इसका राइट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 22 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा दोस्तों, उसमें हम वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान जितने भी दोस्तों उसकी पूरी की हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।